हाँ भाई। नमस्ते। अच्छा, पिछली बार हमारे कहानी में रेशो बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे, है ना। इंटरनल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटीरियर एंगल, पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, यहां तक आ गई बात, ठीक है, ग्रेट। बहुत छोटी छोटी चीजों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, बराबर अभी तक तो, है ना। क्या आगे चलना चालू करते हैं। नेक्स्ट। अगले टाइटल में बात करते हैं, नाम है अपना नेक्स्ट टाइटल का कोप्लानर वेक्टर्स, ठीक है ना। कोप्लानर वेक्टर्स। अच्छा, अभी ज्वाइन हुए, सबसे पहले लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन में, वेक्टर्स आर कोप्लानर if their line segment are parallel to the same plane। बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज के अंदर अपन बात कर रहे हैं, एक लाइन भी अपन इधर उधर नहीं जा रहे दे रहे, ठीक है। वेक्टर्स आर कोप्लानर इफ देयर लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, ठीक है ना। क्योंकि अगर बाय द वे हम लोग किसी भी एक प्लेन की बात करते हैं, ठीक है, तो इस एक प्लेन के अंदर, एक प्लेन के पैरेलल भी अगर देखा जाए, या एक प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर होंगे कैसे भी किसी भी साइड किसी भी दिशा में जाते हुए, ठीक है ना, रैंडमली किसी भी साइड में, वो सारे के सारे क्योंकि एक ही प्लेन के अंदर है तो वो कोप्लेनर कहलाएंगे। मतलब इस इतनी व्यवहारिक समझ तो खैर सभी को ही है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, सेकेंड पॉइंट। और ऐसे देखा जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एनी टू वेक्टर्स इन स्पेस आर ऑलवेज कोप्लानर, आर ऑलवेज कोप्लानर, आर ऑलवेज कोप्लानर। अब ये क्या स्टोरी है, ये स्टोरी है कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कोई भी दो वेक्टर्स हैं ऐसे, अगर कोई भी दो वेक्टर ऐसे हैं तो इसको कैसे भी रख लो आप, यहां रख लो, यहां रख लो, कहीं पे भी रख लो, कैसे भी अड़ा दो। दो पेन है, इन पेन के बीच में एक पेपर आ सकता है ना, तो ये हमेशा एक ही प्लेन में कहलाएंगे। कैसे भी रख ले, यहां लगा ले, इधर लगा लेते हैं, इधर लगा ले। अब क्या एक पेपर नहीं आ सकता, तो जब तक एक पेपर पे आ सकते हैं एक प्लेन में, एक प्लेन में तो कोप्लानर है। तो कोई भी दो वेक्टर दुनिया के वो हमेशा कोप्लानर होते हैं, ठीक है ना। अब लेकिन आगे, थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लानर। लेकिन अगर भाई द बात चलेगी ना तीन की, तो तीन वेक्टर होते ही कहानी बिगड़ जाएगी। तीसरे वेक्टर की फिर पोजीशन को अलाइन होना पड़ेगा, सही है। तीसरा वेक्टर कहीं से भी निकल गया, अगर वो इस पेपर पे नहीं चिपका तो फिर वो कोप्लानर नहीं है, फिर तीनों एक प्लेन में नहीं है भाई। तीसरे वेक्टर को होना, लेकिन दो तो कंफर्म है, दो का तो कंफर्म है। फर्स्ट स्लाइड पहली लाइन लिखी जा रही है ना, दो वेक्टर का तो कंफर्म है ऐसा होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, इसके बाद चौथा पॉइंट, ठीक है ना। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर
D vector lying in same plane, then for unit vector perpendicular to the plane, unit vector ब्रैकेट में लिख देते हैं n वेक्टर या n कैप भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, will have relation, कौन सा रिलेशन रखेगा भाई? अगर बाय द वे कोई भी एक वेक्टर, जैसे सपोज करो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर, एबीसीडी करके कोई 4 वेक्टर हैं। अगर ये चारों के चारों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, तो हर प्लेन का एक यूनिट वेक्टर होता है, वो इसके बाहर आ रहा होगा। इस पेन के लिए ये चारों वेक्टर कैसे हैं? अगर मैं पेन इस पे रखूं तो पेन वाला वेक्टर माने एन वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वैसे एन और ए परपेंडिकुलर होंगे, एन और डी परपेंडिकुलर, एन और सी परपेंडिकुलर। तो एक तरह से देखा जाए इन सभी के लिए एन वेक्टर का क्या रिलेशन होगा? एन कैप ए वेक्टर, एन कैप बी वेक्टर, एन कैप सी वेक्टर, एन कैप डी वेक्टर, सबका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, एज एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ऑल ऑफ देम। सही है ये वाली बात भी, ठीक है, तो अपने को ये वाली बात भी माननी पड़ेगी। अच्छा, अब यहां पे आकर के एक नया शब्द मैं ऐड करूंगा, वो भी देख लेते हैं, और वो क्या है? कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, कोप्लेनर से भी ज्यादा अलग लेवल पे चलते हैं, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। सही बात है भाई, एक ही लाइन में अगर भाई दे 3 वेक्टर पड़ गए, तीनों वेक्टर अगर एक ही लाइन में तो है तो एक ही प्लेन में, तो कोलिनियर वेक्टर तो हमेशा से ही कोप्लेनर होंगे, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो तो होंगे ही होंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 6, ठीक है ना, कोप्लेनर वेक्टर आर ऑल्सो known as linearly dependent vector, linearly dependent vector, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद रहे वेक्टर्स, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे कि भाई हमने इस पे बात कर ली है ना। तो पॉइंट नंबर 7, चाहे कोलिनियर वेक्टर की बात करी जाए चाहे कोप्लेनर वेक्टर की बात की जाए, दोनों के दोनों, ठीक है ना, एलडी कहलाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। मैंने अभी कराया नहीं है, लोग उसके अंदर क्या करते हैं ना, पहले दिन पहले मौके पे करवा देते हैं। हमारे पास में बहुत सारी बातें, धीरे धीरे इस पे बात चढ़ेगी, फिर इस पे बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट नंबर 8, इफ ए वेक्टर, B vector and C vector are coplanar vectors, then अगर A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर अगर कोप्लेनर वेक्टर हो जाएं, है ना, then any vector can be represented as
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन से आपका आमना सामना कल हुआ था, ठीक है, ऑफ अदर टू, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। कैसे? मतलब ये मान लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए, यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो ठीक है, तो मैं आगे इसको समझाने के लिए पहले आप यहां तक फटाफट से लिख लें, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, हो गया। हाँ भाई, अगर ये लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, इस बात को समझाने के लिए मैं आगे चलता हूं। जैसे सपोज करते हैं ये ए वेक्टर है और ये कोई सी वेक्टर है और हमारा कोई बी वेक्टर जो था ना वो ऐसे जा रहा था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसे ड्रैग किया इस तरह से कि हमने ए वेक्टर को कुछ बुलाया, सी वेक्टर को भी ले लिया, ठीक है, और ये जो बी वेक्टर है इसको इसके पैरेलल उतारना चालू करा, पैरेलल उतारा, यहां तक लाए, ठीक है, और फिर इसको यहां लगा दिया इसके पास ऐसे बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, फिर थोड़ा और दिमाग लगा, यार इसका तो अभी सेटिंग नहीं बैठ रहा, तो हमने थोड़ा ऐसे दिमाग लगा करके सोचा कि इसको सेट कर सकते हैं यार ऐसे कि ये हमारा ए वेक्टर है ना, इस सी वेक्टर का कुछ लेमडा पार्ट ले लिया, ये जो सी वेक्टर था इसका कुछ लेमडा पार्ट ले लिया, ए वेक्टर का कुछ म्यू पार्ट ले लिया, म्यू पार्ट ले लिया, राइट है, और इसको लेकर के हमने एक पैरेललोग्राम सोचना चालू करा। पैरेललोग्राम सोच लेते हैं। जैसे हमने ऐसा करा तो हमारे को यह पैरेललोग्राम लॉ याद आया, तो हमें पता चला कि ये जो पार्ट है दिस इज, है ना, लैम्डा पार्ट ऑफ सी वेक्टर है, और ये जो है ये म्यू पार्ट ऑफ ए है, और मुझे अच्छे से याद है कि डायगोनल जो होता है वो उनका सम होता है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि बी वेक्टर इज इक्वल टू में, ठीक है, लैम्डा सी वेक्टर प्लस में म्यू ए वेक्टर कह सकता हूं, इसमें क्या है ना। तो मैं किसी भी एक वेक्टर को बाकी बचे हुए दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे दिखाता हूं। ये क्या लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कि सी वेक्टर इज इक्वल टू में, जैसे कल को 2a वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर डिवाइड बाई 5 लिखा था, याद है ना आपको। तो मैंने इसको ऐसे लिखा था, मैंने कहा था 2a वेक्टर प्लस में 3b वेक्टर माइनस में 5c वेक्टर बराबर 0। आई एक्सपेक्ट कि याद होगा। तो हम किसी भी एक वेक्टर को बचे हुए दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे दिखा सकते हैं। हम चाहते तो C को A और B के तौर पे, हम चाहते तो B और A को C के तौर पे, जिसको मर्जी है जिसके तौर पे दिखाया जा सकता है। तो पहली चीज तो ये समझना है कि ऐसा दिखाना पॉसिबल और गलत नहीं है, मैथमेटिकली एकदम बराबर है, ठीक है। तो यहां जो है B वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ C वेक्टर एंड A वेक्टर, ठीक है। ये बात लिख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां तक भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे थोड़ा और उसमें ब्रेक डाउन करा, क्या बोलते हैं, जो इसके बेस वेक्टर में ब्रेक डाउन करा। तो अब जैसे बेस वेक्टर में ब्रेक डाउन करा तो पॉइंट नंबर 9 आएगा। अब जैसे मैंने ए वेक्टर को A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप लिख दिया, राइट है। अच्छा, वैसे ही मैंने बी वेक्टर को B1 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में B3 के कैप लिख दिया, ठीक है। वैसे ही मैंने सी वेक्टर को कुछ C1 आई कैप प्लस में C2 जे कैप प्लस में C3 के कैप लिख दिया। अच्छा, जब मैंने ABC को ऐसे दिखा लिया, अब मैं चाहूं तो ये जैसे इसके अंदर मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो मैं यहां पे जो लिखने के बाद मैं क्या देख पा रहा हूं कि B1 आई कैप प्लस में B2 जे कैप प्लस में B3 के कैप जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ C1 आई कैप, ठीक है ना, प्लस में लैम्डा टाइम्स C2 जे कैप प्लस में लैम्डा टाइम्स C3 के कैप प्लस में कितना म्यू ए वेक्टर की जगह लिख देते हैं A1 आई कैप म्यू A2 जे कैप प्लस में म्यू A3 के कैप, ऐसे तो लिखेंगे भाई। अब मैं जिस दिन कंपैरिजन करूंगा आई कैप का आई कैप से, तो मुझे यहां से मिलेगा
कि B1 इज इक्वल टू में लैम्डा C1 प्लस में म्यू A1। अच्छा, दूसरी तरफ से मुझे दिखेगा B2 इज इक्वल टू में लैम्डा C2 प्लस में म्यू A2। इसी तरह से मुझे B3 इज इक्वल टू में दिखेगा लैम्डा C3 प्लस में म्यू A3। अच्छा, अब मेरे पास में म्यू और ए को लेकर के तीन तीन इक्वेशंस अवेलेबल है। अब यह तो मैं क्या करूं, तीन इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है भाई, हमारे पास दो ही अननोन है लैम्डा और म्यू। तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है, लैम्डा और म्यू निकाल सकता हूं, ठीक है ना। बाय सॉल्विंग दिस वी कैन गेट लैम्डा कॉमा म्यू। लेकिन कंफर्म कैसे करेंगे कि लैम्डा और म्यू सही है, ठीक है, और कंफर्म इट बाय पुटिंग इन थर्ड वन, कंफर्म वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन थर्ड इक्वेशन। क्या मतलब सर कंफर्म करने का? कंफर्म करने का मतलब यह कि अगर इन दोनों से जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आई है वो अगर तीसरे को भी सेटिस्फाई कर गई तो 100% है कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए। समझ में आएगी बात? कहने का मतलब इफ वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इज सेटिस्फाइंग, मैं एक बात इसमें लिख के दे रहा हूं, सेटिस्फाइंग थर्ड वन, देन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है ना, कोप्लेनर 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 वेक्टर। अच्छा सर, मेरे सर पे तो आपने ये जैसे ये लिखा, मेरे सर पे तो पहाड़ ही दूसरा टूटेगा। क्या 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 पहाड़ दूसरा टूटेगा? भाई पहाड़ ये टूटेगा कि सामने वाला जो है वो आपको एबीसीडी देगा ही नहीं, ठीक है, वो उसने तो मतलब एबीसी देगा ही नहीं। सर मुझे तो चार चार वेक्टर दे गया, एबीसीडी 4 पॉइंट दे गया, ठीक है ना। हैविंग पोजीशन वेक्टर्स कौन कौन से? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर दे दिए। फिर क्या करोगे सर आप? ठीक है ना, विल बी कोप्लेनर। तो हम इस केस में कहेंगे ये कोप्लेनर कब होगा? हम उस केस में कहेंगे कि अगर भाई साहब ये सचमुच में कोप्लेनर है तो फिर हम 4 पॉइंट थोड़ी ना सोचेंगे, फिर हम सोचेंगे ए बी वेक्टर, दूसरी तरफ बी सी वेक्टर, तीसरी तरफ सी डी वेक्टर। चारों अगर एक ही प्लेन में हैं चारों वेक्टर, तो फिर उनको लाइनों से जोड़ने पे मिलने वाले वेक्टर भी सेम उस प्लेन में होंगे। तो दिस इज नथिंग बट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड इट इज डी वेक्टर माइनस डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। यहां से निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा चलो सर मान लेते हैं कर लिया, हो गया, मतलब इसी तरह से देखना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है, हम एक्चुअल में इनका यूज नहीं करेंगे। 11वां पॉइंट मेजर है। क्या मेजर है सर? मेजर ये है कि इफ, है ना, जैसे मान लो किसी ने कहा ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर, देन अगर ये तीन तीन इक्वेशन है ना, तो इन तीन इक्वेशन से बनने वाला डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाएगा। कैसे डिटरमिनेंट का आंसर कैसे हो जाएगा 0? देन पहले बस ऐसा लिख देता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू 0। कैसे हो जाएगा वो मैं क्वेश्चन के दौरान बताता हूं, ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो, ठीक है। अच्छा अब यहां पे भी एक और बात है कि अगर ये जैसे इसकी बात भी करी जाती है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ए बी वेक्टर, ठीक है ना, बी सी वेक्टर एंड यहां से बोलते हैं सी डी वेक्टर आर इन सेम प्लेन। हाँ, अगर बाय द वे सेम प्लेन में है तो फिर कैसे होगा इसकी कहानी, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर ये सारे के सारे सेम प्लेन में हैं तो सर फिर तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, जैसे आपके पिछले वाले को इसको सेटिस्फाई कर देंगे सर। कैसे कैसे भाई? ऐसे सेटिस्फाई करेंगे कि आपने जैसे बोल दिया कि, मतलब ये सोचने की चीज है बड़ी गजब की, अगर आप इतना सोच गए तो मजा आ जाएगा। कि आपने कहा, बड़े ही ध्यान से समझना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा, ये लैम्डा की जगह एल ले लेता हूं, एल टाइम्स सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस में एम टाइम्स, ठीक है ना, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ऐसा भी तो कह सकते हैं अपन, क्यों? है ना, एक ही बात है, पक्का बात है ना। अच्छा, अगर ये सारी के सारे एक ही बात है तो बड़े ध्यान से समझना कि क्या मैं और इसको फर्दर और मैं सॉल्व करना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को जो आप दिखा रहे हैं वो एल सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर
प्लस में m, है ना, d वेक्टर माइनस c वेक्टर, प्लस में b, प्लस 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 बोल लिया, ठीक है, माइनस ये प्लस में a वेक्टर माइनस b वेक्टर बराबर 0 है। क्या ये सही है क्या? इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? सही बात है, ओके सही बात है। अच्छा, अब ए वेक्टर के नाम के सारे बंदे अलग कर लेते हैं। ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या होगा बताओ? 1 माइनस एल होगा, श्योर है? अच्छा, बी वेक्टर के साथ में कौन कौन है वो बताओ? बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है? -1, क्लासिक। सी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है वो भी सोचो। सी वेक्टर का कोफिशिएंट यहां से देखा जाए तो एल, यहां से -m, क्या कहता है? एल माइनस एम कह दूं? अच्छा चलो, डी वेक्टर का कोफिशिएंट सोचते हैं। ये यहां से डी का, ये m तो हो गया, और बस सिर्फ m, ये वाला, ये तो m d माइनस सी है, बराबर है। तो डी वेक्टर का कोफिशिएंट कितना हो गया? m हो गया, इक्वल टू 0 कर दो। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, इन केस अगर सचमुच में ए बी सी डी, देखो अपन यहीं से स्टार्ट हुए थे, है ना, अगर ये सचमुच में एक ही प्लेन में होंगे तो थोड़ी सी देर के लिए इसे एक्स से वेक्टर फील करना, इसे वाई भी वेक्टर फील कर ले, इसे जेड सी वेक्टर फील कर ले, इसे टी डी वेक्टर फील कर लो, सही है? और ये 0 लिखा हुआ है, हाँ या ना? क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसीडी है या नहीं है? अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एबीसीडी है तो पिछली बार याद है ना, अपन ने जब 2 3 5 का सम किया था तो 0 आ गया था। तो वैसे ही अगर ये लीनियर है तो एक्स वाई जेड और टी का सम भी 0 आ जाएगा, तो फिट है फिर अपन, है ना? यहां आते हैं, चेक करते हैं, सोचते हैं। देखो जरा, एक्स के नाम पे क्या आया? 1 माइनस एल, है ना? वाई के नाम पे क्या आया बता? -1। अच्छा, जेड के नाम पे क्या आया? एल माइनस एम। अच्छा, और टी के नाम पे क्या आया? टी के नाम पर एम आ गया, हाँ या ना? देख कहीं 0 आ रहा है क्या? एल से एल कट रहा है, एम से एम कट रहा है, -1 से +1 कट रहा है, अरे ये तो 0 बराबर 0 आ गया। इसको मतलब ये सचमुच में काम करता है फंडा। कौन सा वाला? वो वाला फंडा, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला फंडा। कहने का मतलब ये कि अगर ए बी सी डी सचमुच में एक ही प्लेन में आते हैं, अगर ए बी सी डी अगर एक ही प्लेन में आते हैं, ठीक है, तो गारंटेड उस केस में क्या होगा? अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो दे रखा है वो अगर 0 आ रहा है, ठीक है, और ए बी सी डी अगर एक ही प्लेन में है, देन मैं इस बात को यहां थोड़ा हाईलाइट करके लिखूंगा, इस बात को अलग कलर से हाईलाइट करके लिखूंगा। क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर lie in same plane, same plane, ठीक है, then एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर, जेड सी वेक्टर, टी डी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई। मैंने प्रूफ कर दिया इस बात को, है? आई थिंक मेरा अंदाजा आप में से कोई भी बात समझ सकता है कि यहां तक की बात एकदम करेक्ट निकाली अपन ने, देख लेना, ठीक है? क्योंकि यहां पे 3-4 बंदे ऐसे जरूर होंगे जिनको इसमें कुछ कमी दिख जाएगी, लेकिन आंसर का 0 आना बता रहे कि अपन सही कर रहे थे। हाँ भाई, क्या कहता है? देख ले एक बार जरा अच्छे से। बी माइनस ए इज इक्वल टू में एल टाइम्स बी सी प्लस में एम टाइम डी माइनस सी। सी माइनस बी हो गया, ये सी माइनस बी वेक्टर हो गया ना, ये सी माइनस बी है ना, सी माइनस बी, और अपना आंसर सही बैठ गया। इतना भयानक सही नहीं एक पैसे की गलती नहीं है। क्या गजब, क्या खेल है अपन। एनीवे, अपन तो सही खेलेंगे, देखते हैं।
है ना, सही खेलने में ही समझदारी है। राइट है, आजा दोबारा खेल लेते हैं, इसमें क्या है, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो सही है तो सही है। अपन क्या सोच रहे थे, b माइनस ए इज इक्वल टू एल टाइम्स कितना, c माइनस बी, अब तो ठीक है, प्लस में कितना m टाइम्स d वेक्टर माइनस c वेक्टर इज इक्वल टू अरे जीरो कर दिया, जरूरत ही नहीं है ना। अब देखते हैं, अब क्या करना भाई, एल सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस एम डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब सही है। अब ए वेक्टर के साथ में कौन खड़ा है, माइनस माइनस प्लस, तो ए वन इंटू ए वेक्टर ले रहा हूं, ठीक है ओके। अब बी वेक्टर के साथ कौन खड़ा है उसको मिला लेते हैं, तो माइनस का एल हो गया और माइनस का वन हो गया। अच्छा आजा सी वेक्टर में देख लेते हैं दोबारा से, सी वेक्टर में कौन है अपने साथ, एल है और माइनस का एम है, करेक्ट है। अच्छा और कौन है भाई, अब डी वेक्टर के नाम पे कौन है, एम डी वेक्टर, करेक्ट है, सही है। अच्छा अब यहां से देखो जरा, एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर, जेड सी वेक्टर प्लस में टी डी वेक्टर, यही है ना, इक्वल टू जीरो है। अच्छा अब एक्स वाई जेड वाले को मिला लेते हैं, है ना, चलो देखो, एक्स की जगह कौन है वन, वाई की जगह कौन है माइनस एल माइनस वन, है ना, और यहां कौन हो गया एल माइनस एम प्लस का एम, ये दोनों कट गए, एम एम कट गया, अरे वाह सही है। सही है, मैंने कहा था ना कंसेप्चुअली अपन बिल्कुल सही है तो बराबर बैठेगा। अब कोई कमी हो तो तू जाने था, मैं नहीं, मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हुई, सामने बैठा हुआ आदमी नहीं देख पा रहा तो मैं कहां से देख लूं उस साइड। अरे 100% सही है, चिंता ही मत कर, दिमाग लगाने पे जगह ही नहीं हो। हाँ भाई अब एक फर्जी बात करते हैं, है ना गजब चीज, मतलब ये सारी बातें जो किताबों में लिखी जाती है एकदम बराबर है, ठीक है। एनसीईआरटी बेचारे चिल्ला चिल्ला के मर जाती है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो। -2a प्लस 3b प्लस का 5c कॉमा ए क्या लिखा है, मेरी पकड़ से बाहर है, प्लस 2b जो मुझे दिख रहा है मैं तो बस लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस 3c, और दूसरी तरफ से दे रखा है 7a माइनस सी, ठीक है ना, आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है भाई, कोलिनियर और नॉट, क्या ये कोलिनियर, क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसे ए कहता हूं, इससे अगर मैं बी कहता हूं, इससे सी कह देते हैं, ठीक है। अपन पहले निकालते हैं ए बी वेक्टर, है ना, ए बी वेक्टर मतलब मैं इसमें से ये घटा दूं बी माइनस ए, है ना, बी माइनस ए ऐसा घटा लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ए में से ये घटाऊंगा तो 3a वेक्टर हो गया, हो गया। अच्छा 2b में से ये घटाऊंगा तो माइनस का b वेक्टर हो गया, 3c में से ये घटाऊंगा तो माइनस का 2c वेक्टर हो गया, इसका काम खत्म, ए बी वेक्टर हो गया। अब अपन चलते हैं बीसी वेक्टर की दुनिया में, यार ये खेलता ही रहेगा, ये पता है इसकी बच्चों वाली आदतें खत्म ही नहीं होती। सी माइनस बी वेक्टर, सी माइनस बी वेक्टर, है ना, इसमें से घटाए 7a में से गया तो 6a वेक्टर, बिंदास, ठीक है। 0 में से 2b घटाया तो माइनस का 2b वेक्टर, सोच ले,
नहीं है। अब माइनस सी में से 3c घटाएंगे तो माइनस का 4c वेक्टर। यार ये इसका ना बच्चों वाली हरकतें बंद नहीं होती है ना। क्या हल्की सी भी फीलिंग आ रही है क्या कि ये इसका डबल करते ही आ रहा है? हाँ या ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ए बी वैक्टर इज इक्वल टू में 2 टाइम्स बी सी वैक्टर। याद आया? और मैंने कभी बचपन में सिखाया था कि ए बी वैक्टर अगर लैम्डा बी सी वैक्टर हो जाए, याद है ना, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ए बी वैक्टर कोलिनियर टू बी सी वैक्टर। सही बात है। तो इसका मतलब यहां पे 100% बराबर निकल गया। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे रेहान रेहान कोलिनियर का मतलब एक ही प्लेन, एक ही लाइन में है ना, और कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में। अब बाई चांस क्या होता है ना, जो कोलिनियर होता है वो कोप्लेनर होता ही है, तो इसलिए क्या लगता है कि कोलिनियर कोप्लेनर अलग अलग होने चाहिए। नहीं होते, नहीं है। ऐसे देखा जाए तो अंदर से तो होते हैं, लेकिन जो कोप्लेनरिटी की कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली कोलिनियर होने पे पूरी हो जाती है। तो अपने को ऐसा लगता है कि कोलिनियर होने पे डिफरेंट होना था, लेकिन कोलिनियर में वही शर्तें पूरी हो जाती थी, इसलिए पता नहीं चलता है ना। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है मेरे पास में। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर। नॉन कोप्लेनर वेक्टर, सही है भाई। अगर ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है तो क्वेश्चन में दे रखा है 3a वेक्टर माइनस का 7b वेक्टर माइनस का 4c वेक्टर। यहां दे रखा है 3a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर प्लस का c वेक्टर, और यहां दे रखा है a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर प्लस में a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर नहीं है, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर। ठीक है, आर कोप्लेनर क्वेश्चन मार्क। क्या ये कोप्लेनर वेक्टर हैं? ये सोच रहे हैं अपने को ना। एबीसी अपने आप में नॉन कोप्लेनर है, ठीक है। नहीं, जो वेक्टर कोलिनियर है वो कोप्लेनर होता है प्रिंस। जो कोप्लेनर है वो कोलिनियर होने की कोई वो नहीं है, गणित नहीं है ना। अब जैसे कोप्लेनर है या नहीं है, एबीसी अलग वेक्टर है, ये उनका कॉम्बिनेशन दे रखा है। तो अगर ये सचमुच में कोप्लेनर होगा तो आप इसका डेल्टा निकाल के चेक कर सकते हो। 3 -7 -4 3 -2 1 1 1 सॉरी, ठीक है, 1 1 और 2, राइट। और जैसे अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3 3 1 -7 -2 1, राइट। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज -12। यहां से देखा जाए माइनस का 7, यहां से देखा जाए माइनस का 12, राइट है, माइनस। अब इधर की मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज 8, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन इज प्लस का 3, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 742। सही भाई, करेक्ट है ना। अच्छा, अब इन तीनों का सम करो। इन तीनों का सम कितना आ रहा है? इन दोनों तीनों का सम आ रहा है 12 और 12 24, 24 और 7 31, 31 और 11 42। तो माइनस का 42 प्लस का 42, आंसर कितना आ गया? 0। इनका 0 आना बता रहा है कि बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन, है ना, है ना। तो मतलब ये कोप्लेनरिटी की फिक्स है, फिक्स कंडीशन। एक और क्वेश्चन फटाफट से। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी नॉन कोप्लेनर, एबीसी नॉन कोप्लेनर, देन प्रूव दैट 4 पॉइंट्स कौन कौन से? 6a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस c वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर, ठीक है, माइनस a वेक्टर प्लस में 2b वेक्टर प्लस माइनस का 4c वेक्टर, ठीक है। और क्या दे रखा है? माइनस का 12a वेक्टर माइनस का b वेक्टर
माइनस का 3c वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है भाई, क्या एबीसी अगर कोप्लेनर है तो क्या ये चारों पॉइंट कोप्लेनर हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या आर कोप्लेनर, क्वेश्चन मार्क है ना। हाँ भाई, अब जैसे चार चार आ जाएंगे तो फिर तो तकलीफ आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो अपन पहले निकालते हैं ए बी वैक्टर, फिर अपन निकाल लेंगे बी सी वैक्टर, फिर अपन निकाल लेंगे सी डी वैक्टर। सही है, ऐसा कर लेते हैं। तो ए बी वैक्टर माने बी माइनस ए, तो 2a में से गया तो माइनस का 4a हो गया, माइनस बी में से गया तो माइनस का 3b हो गया, इसमें से गया तो प्लस का 4c हो गया। ठीक है, अच्छा अब अपने को चाहिए बीसी, माने सी में से बी घटाना, माइनस ए में से गया तो माइनस का 3a हो गया। ठीक है, 2b में से ये गया तो प्लस का 3b हो गया, और माइनस 4c में से ये गया तो माइनस का 7c हो गया। अब डी में से सी घटा रहे हैं, माइनस के 12a में से गया तो 11a हो गया, है ना। माइनस के बी में से ये गया तो माइनस का 3b हो गया, है ना। और 3c में से गया तो प्लस का c वेक्टर हो गया। तो अपने पास ए बी बी सी सी आ गया, है ना। अब इनका डबल बना लेते हैं फटाफट से। तो डबल बनाते समय -4 -3 11, -3 3 और -3 4 -7 और 1, राइट है। यहां पे देखा जाए तो -4 -3 11, -3 3 और -3, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करो फटाफट से। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन -12, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 11 3 33, ओफो 21 21 21 1 3 2 231, हाँ प्लस का 231। सही है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 4 3 12 9 चौक 36, ठीक है ना भाई। माइनस अब इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू 12 120 और 12 132, सही है। अच्छा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 21 21 चौक 84, तो माइनस का 84, ठीक है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 9, है ना। जीरो तो नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, नहीं ना। देखिए माइनस का है, ये दो ही इतने बड़े हैं कि पूछो मत। सही है क्या, एक से 6a प्लस 2b माइनस सी सही है, 2a माइनस बी प्लस 3c सही है, माइनस ए प्लस का 2b माइनस का 4c 12a माइनस बी माइनस 3c सही है। देखो ये में से ये गया तो ये माइनस का 11 होगा, है ना। वहां से -11 होते ही ये कैलकुलेशन ही रॉन्ग कर देगा ना अपना, और ये माइनस का 11 हो गया, है ना। और तो देख लो कुछ गलत तो नहीं है। माइनस बी माइनस का 3 सही है, ये -3 प्लस का 4c प्लस का 1 सही है, बराबर है, ठीक है ना। तो अब इसका कैलकुलेशन एक बार और कर लेते हैं। इसमें क्या है, यहां से कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो गया, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना गिना था अपन ने, 21 और 21 का 231, तो माइनस का 231 हो गया, है ना। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया, प्लस का 36 हो गया, सही है। माइनस अगले वाले पे आ जाते हैं, अगले वाले पे इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 132, बराबर, है ना। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 84 माइनस का 84, सही है। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 9, है ना। नहीं माइनस का, हाँ प्लस का 9। तो पहला काम तो इसमें से ही 9 कम हुआ तो 75 रह गया, है ना। माइनस का 75, माइनस का 75 और ये मिलकर के हो गया माइनस का 202, माइनस का 202 और 5 माइनस का 207, प्लस का 207 तो ये बना रहा है 207, ये बना रहा है ना। अच्छा, और ये अगर 207 माइनस का बना रहा है तो हमारा काम हो गया। हाँ ये 207 बना रहा है माइनस का, बिल्कुल सही बात, आंसर 0 आ गया। क्या बात है विक्रांत, गजब। माइनस के 207 में से प्लस का 207, बढ़िया, सही गेम खेल रहा बेटा, ठीक है। तो पहली चीज तो देखो कोप्लेनरिटी के ये वो क्वेश्चन है जो बेसिक क्वेश्चन है, जिनको लेकर के थोड़ा आपाधापी रहती है, वो काम खत्म हो गया आज अपना।
ओके, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हम्म, चार से ज्यादा नहीं देंगे, डोंट वरी। वो मतलब चार भी अपन एक्सट्रीम केस ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं, वरना नहीं देंगे इतना ज्यादा भयानक क्वेश्चन में। बस चार वेक्टर तक खींच जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ये भी अपन, ये पता है, ये वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो अपन को यहाँ पे डर लगता है, इसलिए अपन ने इनको पहले से भिड़ा करके साइड कर दिया कि भाई खत्म हो जाओ ये अभी से। अगर मतलब अपने अटकेंगे नहीं अभी, है ना। इसके क्वेश्चंस भी डन कर दिया अपन ने। हाँ भाई, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी फ्रॉम ए gets bisected at capital E and दे रखा BE meets AC at capital F, ठीक है ना। फाइंड AF is to AC, ठीक है भाई, फाइंड AF is to FC, AF is to AC, सॉरी, राइट। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। ट्राइंगल का क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। कोई खास बात तो नहीं है ना ट्राइंगल में, नहीं है। फ्रॉम ए, ठीक है, मीडियन जो है वो ए से चलने वाली मीडियन जो है वो पहले डी पे टकराई, ठीक है ना। और साथ में क्या बोल रहा है, मीडियन फ्रॉम ए गेट बाइसेक्टेड। ये मीडियन जो है वो किसी पॉइंट ई पर बाइसेक्ट हो रही है। बाइसेक्ट हो रही है माने रेशियो 1:1 है। और ये आगे बोलता है बी करके, बी को ई से मिलाओगे ना तो ये लाइन आगे बढ़ने पर एसी को एफ पे काटती है। तो बताओ साहब, ए एफ इज टू एफ सी क्या होगा, ए एफ इज टू ए सी क्या होगा। क्या डिटरमाइंट के बाहर ऐसा क्यों, क्या बोला पता नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट फटाफट। रवि वो मैंने डिटरमाइंट के दौरान पढ़ाया था शायद, पता नहीं क्या, तू क्या गड़बड़ करता है, मेरे को समझ में नहीं आता। एनीवे तो देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, रेशो का क्वेश्चन हो ना, एक को 0 मानने का है, याद है ना। मैंने कहा था एक को ओरिजिन लेना, इसको बी वेक्टर ले लूं, इसको सी वेक्टर ले लेता हूं, सही बात है। डी, ये एडी क्या चीज है, मीडियन, मीडियन है तो डी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो यहां पे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 कह दूं, सोच ले, कह दिया। अच्छा, अगर मैंने इसे ए वेक्टर इज टू सी वेक्टर कह दिया तो ई के कोऑर्डिनेट सोचे, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है तो 1:1 हो गया। तो ई वेक्टर के वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या हो गए, बी प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 2 प्लस 0 वेक्टर बाई 2 डिवाइड बाई 2। माने मैं इसको कह सकता हूं कितना, ई वेक्टर के कोऑर्डिनेट हो गए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 4, करेक्ट है। अच्छा, और सोचते हैं, और अच्छा एफ जो है वो, अब देखो मेरे पास में सब अवेलेबल है, एफ अवेलेबल नहीं है ना। ओके, मेरे को क्या निकालना है, ए एफ इज टू ए सी, ए एफ इज टू ए सी। बस एक काम करते हैं, मैं इसको कुछ एम मान लेता हूं, इसको कुछ एन मान लेते हैं, एम इज टू एन मान ले। मतलब मैंने अपनी तरफ से पहला काम ये कर लिया। अब मैं दूसरा काम आपके सामने ऐसे ही, क्योंकि मेरे पास और क्या चॉइस है, मैंने ए एफ वेक्टर अपॉन, ठीक है ना, ए एफ अपॉन एफ सी, इसको ए एफ एस टू एफ सी, इसको एम इज टू एन मान लिया, करेक्ट है। तो मतलब एफ वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, अगर मैं ये ए है, इसे ए वेक्टर कहे कोई, इसे कोई सी को सी वेक्टर कहे कोई, और एफ पॉइंट पर कोई एम इज टू एन के रेशियो में काट रहा होगा, तो एफ वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एफ वेक्टर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एम सी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन होंगे, आया ना, ये तो होंगे। अच्छा हाँ यार, इससे तो मेरा भी सेटिंग नहीं बैठ रहा, और सोचते हैं किसी और तरीके से बैठ जाए। और कोई तरीका जिससे मेरे पास में एफ वेक्टर और आ जाए क्रॉस होकर के,
अब कुछ बच्चों ने राय दी है, फाइनली किसी किसी ने राय दी है कि सर इसको m/n मत लो। उनकी राय पे चलता हूं मैं। उन्होंने कहा है सर इसे k/1 ले लो। ले लेते हैं, बिल्कुल अच्छी बात, तो अच्छी बात है, आप बोलो तो सही कम से कम। सर इसे k/1 ले लो, ठीक है, मैं इसे k/1 ले लेता हूं। अच्छा, उससे मेरे f के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? kc डिवाइड बाई k+1, ठीक है। अब ये कह रहा है bf जो है वो डिवाइड हो रहा है μ/1 में। अच्छा देखो, अब एक और आएगी, ई पॉइंट जो है, ठीक है, वो इसे μ/1 में डिवाइड कर रहा है। ऐसा किसी ने सलाह दी है कि इसको भी ले लो सर। अच्छी बात है, मैं आपकी पूरी बात मान रहा हूं। बी को, अच्छा बी अपना बी वेक्टर है, भूलना नहीं है ना। बी को मैंने बी वेक्टर लेकर के अलग कर लिया, ई पॉइंट को ई ही मान लिया, और को अब ये भी आपने मेरे को बताया के सी वेक्टर अपॉन k+1, इसको एफ बताया। अच्छा, और ये रेशियो अभी मेरे को कुछ लोग कह रहे हैं कि μ/1 ले लो। एग्री, मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब मैं तीसरी पॉइंट पे चल रहा हूं आपके हिसाब से, है ना। हाँ, जैसा आप बताओगे मैं वैसे वैसे खेल जाऊंगा, देखना। तो आप मेरे को बोल रहे हो तो म्यू के सी वेक्टर अपॉन में k+1 प्लस 1 टाइम मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर अपॉन में नीचे कितना? μ+1। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए? किसकी वेक्टर वैल्यूज आ गई? ई की, है ना। लेकिन मेरा नाम क्या है, शायद ई की वेक्टर वैल्यू पड़ी है, मिला लू पक्का। तो तेरे कहने पे मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 4 मिला देता हूं, राइट है ना भाई, दोनों सेम ही तो हैं। तो मैं अगर इसको देख पा रहा हूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि बी वेक्टर डिवाइड बाई μ+1 इज इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइड बाई 4 है। नहीं है समझ में? अरे बी वेक्टर तो मिलाऊंगा ना, फिर मैं सी वेक्टर को मिलाता हूं। ये तो मैंने बी को मिला दिया, बी वेक्टर को। अब सी वेक्टर को मिला के बताओ, सी वेक्टर की वेक्टर वैल्यू क्या आ रही है? हाँ, म्यू के अपॉन k+1 इंटू μ+1, ये भी तो आएगी। इज इक्वल टू में कितना? सी वेक्टर 1/4 इज इक्वल टू 1/4, बराबर है ना भाई। तो यहां से मेरे पास में μ+1 की वैल्यू 4 आ रही है, सही है। तो मैं तो μ+1 की वैल्यू 4 रख रहा हूं, तो μ+1 बराबर 4, तो म्यू बराबर 3। तो मुझे यहां से 3k अपॉन में k+1 इंटू 4 बराबर 1/4 दिख रहा है। 4 से 4 उड़ा दूं तो मतलब मेरे को यहां से क्या मिल गया? 3k बराबर में कितना? k+1, तो मतलब 2k बराबर 1, माने k की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, इसका मतलब मेरा ये जैसे आपने AF अपॉन FC बोला था, तो वो तो बाद में k/1 बन गया था। तो मतलब मेरे पास में AF वेक्टर अपॉन में FC वेक्टर इज इक्वल टू में कितना हो गया? ये 1/2 है ना, तो ये 1/2 हो गया। क्या मेरा आंसर 1/2 है? क्या मेरा आंसर 1/2 है? क्या मेरा आंसर 1/2 है क्या? तो केवल हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? अगर क्वेश्चन को देख, मैं तब तक तेरी मदद करता हूं, ठीक है। AFC, अब मेरे पास में AF, हाँ ये मेरे पास में 1/2 आ गया। अब बता इसमें AF वाला पोर्शन कितना है? क्वेश्चन में मेरे से AF अपॉन AC पूछा है। AF का पोर्शन इज 1, AF का पोर्शन इज 1। AF को आपने के लेट किया था और किया है हाफ, केवल AF वो अपना सही है, देखना ध्यान से सोचेगा तो दिख जाएगा। और AC कितना है? 3। बिल्कुल सही जवाब कैनी, शुभम, आदित्य, दर्शन, सभी के एकदम धसाधस खटाखट सही जवाब दिए आप लोगों ने। तो 1/3। हाँ भाई, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, फटाफट से कराना, ठीक है। एक बहुत ही रोचक जगह पे मैंने आपके लिए 1/3 एक प्रश्न छोड़ा है, ठीक है। कंसीडर ठीक है अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। M is midpoint of
एडी, आगे दे रखा है बीएम, बीएम क्या चीज है, बीएम व्हेन एक्सटेंडेड, व्हेन एक्सटेंडेड टू मीट्स सीडी एट क्यू, ठीक है, एसी इंटरसेक्ट, AC intersects BQ at capital R, find, ठीक है ना, QR is to RB, ठीक है, QR अपॉन RB। थोड़ा हिम्मत करके डायग्राम बना देते हैं ताकि आप मेरे को बना के दिखाना, ठीक है बेटा। हाँ भाई, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD, ठीक है भाई, एक पैरेललोग्राम है ABCD। अच्छा, उसमें क्या है, M क्या चीज है, मिड पॉइंट ऑफ AD है, ये M है, ठीक है। BM क्या चीज है, B को M से मिलाने वाली लाइन होगी, BM को जब आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो ये CD से जाकर के बाहर मिलती है, किस पॉइंट पर मिलती है, Q पर मिलती है। अच्छा, इससे पहले कि आप आगे जाओ, मैं इसको 1:1 कर दूं, A को मैं ओरिजिन डिक्लेयर कर रहा हूं, इसको B वेक्टर मान लेता हूं, इसको C वेक्टर मान लेता हूं। इससे पहले कि आप सोचो, मैं इसको D वेक्टर मान लेता हूं, खड़ाखड़ सब कुछ काट दो इसका, जो होगा हम किसी सही जगह पे जाकर रुक जाएंगे, ठीक है। AC जो है वो इंटरसेक्ट, AC कहां से आ गया, अच्छा AC जो है वो इंटरसेक्ट करता है BM को, कहां पर, ना इंटरसेक्ट BQ, अच्छा BM ही BQ है एट R, ये वाला पॉइंट इज R, ठीक है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कुछ खास है इनमें, जो मुझे दिख रहा है इतने पास से, तुमको भी दिख रहा है क्या वो, इन दोनों ट्राइंगल में कुछ खास है क्या, हाँ सिमिलर है, बिल्कुल है। फाइंड QR इज टू RB, QR क्या चीज है, अच्छा ओल है भाई, बैठ जाएगा बे, अगर तेरे को QM मिल गया ना, बस तेरा क्वेश्चन हो गया। MR तो रेशो में खेल जाएगा कहीं ना कहीं। हाँ भाई, पहली चीज, ठीक है, स्टेप नंबर 1, इससे पहले कि मतलब मैं जितनी मैं आपकी मदद कर सकता हूं मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन मैं मदद कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, उतनी जितने पे आप अटकोगे गारंटेड, ठीक है, उतनी ही मदद कर रहा हूं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं MR अपॉन RB इज इक्वल टू 1/2, क्यों और कारण बताओ, मैं मान जाऊंगा, अच्छा लगेगा मुझे अगर आपने, है ना, MR अपॉन RB को 1/2 बता दिया, कैसे, सोच लो, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। MR अपॉन RB 1/2 क्यों है ना, सिमिलैरिटी, वो तो सिमिलैरिटी क्या, ये प्रॉपर जवाब थोड़ी ना हुआ। ये कह रहा है AM अपॉन BC की वजह से सिमिलर, मिड पॉइंट की वजह से AM इज इक्वल टू BC/2। देख तूने इसको 1/1 बोला ना, ये 1/1 है ना, M मिड पॉइंट है, तो ये अगर 1/1 है तो टोटल कितना है, तो ये भी तो 2 हो गया। तो देख, इसका और इसका जो रेशो होगा वो उतना ही नहीं होगा जितना इसका और इसका रेशो होगा। अरे इसका और इस, क्या कलर भी बदल लेता हूं, ठीक है, 1/2, अरे नहीं, काय का पैरेललोग्राम, देखना, अरे सिमिलैरिटी चल रही बेटा, देख इसका ये छोटू ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल में पैरेलल साइड्स होंगी, उनका वो रेशो और इसका रेशो सेम होगा। MR अपॉन RB का रेशो उतना ही होगा जितना इसका और इसका रेशो होगा। इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 2 है, क्योंकि ये 2 क्यों है, क्योंकि ये 2 है। यहां तक बात समझ में आई आपको, नहीं आया, अरे इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 2 है, तो जितना इसका इसका रेशो होगा उतना इसका इसका रेशो होगा, MR अपॉन RB का, MR अपॉन RB। नहीं, यहां तक तो सही है, MR अपॉन RB आ गया आपके पास में। अब आप बताओ मेरे को, तो
हाँ क्यूएम चाहिए तेरे को, मेरे को क्यूएम दे दे, बस हो गया तेरा क्वेश्चन। क्यूएम, क्यूएम दे दे, क्यूएम। क्या? दूसरी चीज, अगर किसी भी बच्चे ने मेरे को क्यूएम अपॉन एमबी दे दिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, काम क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यूएम अपॉन एमबी दे दिया। अच्छा, अब एक बच्चे ने लिखा है क्यूएम बराबर एम आर। रेहान कह रहा है क्यूएम बराबर एम आर, नहीं रेहान नहीं, प्रीतम कह रहा है क्यूएम बराबर एम आर। ये सही है क्या? क्यूएम बराबर एम आर कैसे हो गया है? ये कह रहा है क्यूएम और एम आर बराबर, पता नहीं कैसे, जैसा आप बताओगे वैसे चल लेगा। चल मैं तेरे को एक हिंट करता हूं, ठीक है? तेरे तेरे सोचने को डायरेक्शन देता हूं। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन है ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल पकड़, मैं तेरे सामने ट्राइंगल ले रहा हूं क्यूएमडी, क्यूएमडी देख लिया है ना? और दूसरा ले रहा हूं ट्राइंगल एमबीए, ठीक है? माने मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ले रहा हूं, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या? सिमिलर। क्या ये एंगल सेम है? क्या ये एंगल और ये एंगल सेम है? तो सिमिलर ट्राइंगल हो गया। तो मैं सिमिलर तो लिख दूं, हाँ या ना? तो सिमिलर ट्राइंगल होने पर शायद तो मुझे क्यूएम अपॉन एमबी बता देगा। देख, क्यूएम अपॉन एमबी का रेशो वही होगा जितना इसका और इसका रेशो है। हाँ, इज इक्वल टू में कितना? इज इक्वल टू में डीएम अपॉन एम ए। तो ये कितना हो गया? 1:1 हो गया। 1:1। क्यूएम अपॉन एनबी का रेशो उतना ही होगा जितना इसका और इसका रेशो होगा, जितना इसका और इसका रेशो होगा। लेकिन ये और ये तो पता नहीं, लेकिन ये और ये तो पता है ना। बात खत्म। आप क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या मांगा? अब तीसरे में तो आपको 100% क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या मांग रहा है? क्यू आर अपॉन आरबी मांग रहा है। क्यू आर क्या चीज है पढ़ना? क्यू आर क्या चीज है? क्यू आर ये है ना। क्यू आर क्या चीज है? क्यू एम प्लस एम आर है। क्यू एम प्लस एम आर है क्यू आर, हाँ या ना? अच्छा, और आरबी, ठीक है? आरबी, मैं आरबी को आरबी लिख रहा हूं अभी एक बार के ना। कोई रास्ता निकाल जल्दी से। मेरा दादा क्या अपने मेरी तरफ से आंसर आ चुका है। एम आर अपॉन आरबी पढ़ाइए तेरे पास में हाफ। आंसर आया और क्वेश्चन खत्म। बहुत सारे बच्चे इतना लपक करके आंसर दे रहे हैं। आंसर 1:1 है सर, 3:2 है, 4 है। आरबी को सब ब्रेक कर लो। क्यूडी क्या 1:1, 2:1, 11। हाँ, साइड्स, एंगल साइड्स, ये लगा लो, वो लगा लो। देख, अच्छा चल, अभी अभी मैंने क्या निकाला था? एम आर अपॉन आरबी इज 1:2, ठीक है? मैं इसको अलग कलर से देता हूं तेरे को, ठीक है? मैं तेरे सामने लिख देता हूं। एम आर क्या चीज है? 1। तो आरबी वाला पोर्शन कितना है? 2, ठीक है? अब क्वेश्चन पढ़। देख, हाँ, अभी अभी तेने क्यूएम अपॉन एमबी निकाला। क्यूएम अपॉन एमबी पूरा निकाला था। वो कितना निकला था? 1:1। तो ये सुनना, तू गलती कर रहा है, वापिस से सोचना। क्यूएम अपॉन एमबी ना। अब थोड़ी सी देर शांति से सोच कि तेरे पास में सारे आंसर पड़े। मतलब मेरे अगला पैर रखते मेरा आंसर दे रहा हूं, पता है? मैं इसलिए चुप हो रहा हूं। क्यूएम कितना है? 3 लिख दो तेरे नाम से। तू तो बुकिंग करा कि 3 लिखो सर आप, मैं 3 लिख दूंगा। और बता, और एमआर की जगह क्या है? और नीचे आरबी की जगह क्या लिखना है? 2। आंसर तेरे हिसाब से 2 होना चाहिए ना, हाँ या ना? और आंसर 2 ही है। माने 2:1 है। सही तो था। आंसर 2:1 ही है, डोंट वरी। कितनी सारी चीजें सोचो, इसमें अपने कोई वेक्टर वोक्टर नहीं लगाया। हाँ, ये एडवांस का क्वेश्चन है ऑलरेडी, हमने कोई वेक्टर थोड़ी लगाया, अभी भी नहीं बना। फिर कितने लोगों को
देख दोबारा, ठीक है। आर्मी अपने तो वापस बना लेगा ना, हाँ पक्का। ले ट्राइंगल बनाता हूं तेरा, ठीक है। ए ओरिजिन, बी बी वेक्टर, सी सी वेक्टर, राइट है, डी डी वेक्टर, ठीक है। ये 1:1, ठीक है। एम आगे बढ़ाया, ये जाके कहा मिला क्यू पर, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, आर, सही है। सबसे पहले ये ट्राइंगल, ठीक है, और ये ट्राइंगल, नाम बोलो ट्राइंगल का, एमबीए। दूसरे का नहीं, एमबीए नहीं है, एमआरए। एम आर ए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का नाम है एम आर ए और दूसरे ट्राइंगल का नाम है आरबीसी, ठीक है। दोनों सिमिलर है ना। अच्छा, अपने को चाहिए एम ए डिवाइड बाई आर बी, ठीक है। तो मेरे तरफ से आंसर है 1/2, 1/2, क्योंकि ये टोटल 2 है तो ये भी 2 है, ये 2 है ना, 1 और 1, तो ये भी 2 है। ये आया तो पहला काम यहां पे रोक लिया। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट जॉब डन, सेकंड पैदा, सेकंड, ठीक है। सेकंड तेरे को मेरे को बताना था क्यू एम बाई एम आर, क्यू एम बाई एम आर, क्यू एम बाई एम आर, ये बाई ये बताना है, ठीक है। तो हमको ट्राइंगल कौन कौन से लेने पड़ गए, एक ट्राइंगल ये ले रहा हूं और एक ट्राइंगल ये पूरा ले रहा हूं, ठीक है। तो मेरी तरफ से ट्राइंगल कौन सा हुआ, क्यू एम डी, क्यू एम डी, और ये सिमिलर है किसके, एम बी ए के, करेक्ट है ना। और सोचो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सही हैं तो ये वाला हिस्सा 1 है ना। अच्छा, क्यू एम अपॉन, नहीं क्यू एम अपॉन एम बी चाहिए, एम बी है 1 और 2 मिलाकर के 3, क्यू एम आ गया 3, पक्का। तो मेरी तरफ से कितना, 3 डिवाइड बाई एम आर की वैल्यू होगी 1, सही है भाई। क्यू एम अपॉन एम बी चाहिए था अपने को, क्यू एम अपॉन एम बी, हाँ सॉरी, क्यू एम अपॉन एम बी चाहिए था ना आगे, है ना, क्यू एम अपॉन एम बी। तो ये सही है, मतलब तू सही जा रहा है, 3/3 हो जाएगा, माने 1:1, सही है। अरे ये वाला पूरा 3 है तो ये भी 3 हो गया, सिमिलर है तो। अच्छा, तीसरे नंबर पे अपने को क्या चाहिए था क्वेश्चन में, क्यू आर अपॉन आर बी, जिसमें अपन ने क्यू आर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। कौन कौन से 2 हिस्सों में तोड़ा था, क्यू एम प्लस एम आर, सही है। और अपॉन में कितना, आरबी। अब आरबी की वैल्यू कितनी है, आरबी माने ये, इसकी वैल्यू है 2, तो नीचे मैं 2 लगा देता हूं। क्यूएम माने ये 3, याद है ना, ये वाला हिस्सा कितना 3 प्लस एमआर माने ये वाला हिस्सा कितना 1, तो आंसर हो गया 2:1। अब बिल्कुल भाई, अब बिल्कुल सही गया। अब हम सब मिला मिला के खेल रहे हैं बराबर। गंदा क्वेश्चन है, आरबी नहीं आया बेटा, आरबी नहीं आया। आरबी क्यों नहीं आया इसको, एक मिनट, क्या लॉजिक से नहीं आ रहा इसको। आरबी हमने फर्स्ट से लिया है, हमने जब ये कहा कि एमए को अगर आप 1 कहते हो तो आरबी अपने आप में 2 है, तो 1:2 से 2 लिया है हमने। एनीवे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पे इतना ज्यादा कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हालांकि ये दिस इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट बट स्टिल वी आर डूइंग, ठीक है। ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचा, ये सब पुराने ओल्ड फैशन है, ठीक है। उन्हीं में से एक और थ्योरम है, ठीक है। जब 2005 से पहले तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते थे
उसमें कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, बट दिस इज नॉट राइट नो, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। दिस इज नोन एज सिवास थ्योरम। अब इस सिवास थ्योरम क्या है ना, सिवास थ्योरम इज बेस्ड ऑन सीवियन लाइंस। क्या बोला मैंने? सेवियन लाइंस। अब ये सीवियन लाइंस क्या चीज है वो बताता हूं आपको, ठीक है ना। ये सीवियन लाइंस क्या चीज है? जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर, है ना, कि आपने मीडियन मिलाया, दूसरा मीडियन मिलाया, तीसरा मीडियन उसी में से गुजरता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे आपने ऑल्टीट्यूड डाला ए से, दूसरा बी से आपने ऑल्टीट्यूड डाला, ठीक है, यहां 90 या 90, तीसरे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो उसी में से गुजरता है। तो ऐसे लाइनें जो वर्टेक्स से चलती हैं एक खास प्रॉपर्टी को रखते हुए, ठीक है, और क्योंकि वर्टेक्स 3 है तो 3 लाइनें होनी चाहिए। तो सीवियन लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनमें से कोई भी 2 लाइन, माने तीनों लाइनों की प्रॉपर्टी सेम हो, और कोई भी 2 लाइनें जहां से इंटरसेक्ट करती, तीसरी भी अगर वहीं से गुजर जाए तो वो लाइन सीवियल लाइंस कहलाती है। जैसे मीडियन लाइंस आर सीवियल लाइंस, जैसे ऑल्टीट्यूड लाइंस आर सीवियल लाइंस। तो बेसिकली हम लोगों ने मतलब एक थ्योरम बनाई सिवास थ्योरम के नाम से, ठीक है ना। और वो थ्योरम जो थी ना बेसिकली हमारे वेक्टर के क्वेश्चंस को, जिनको हम वेक्टर से कर सकते थे ना, उनको करने का एक थोड़ा बाईपास रूट देती थी, मतलब कंपैरेटिवली शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि इनकी मजबूरी है, ये तभी काम करेंगे जब सीवियल लाइंस होगी, अगर सीवियल लाइंस ही नहीं होगी तो ये काम भी नहीं करेंगी। तो इसीलिए क्या है ना, हमको इनको थोड़ा किसी किसी खास तरह के क्वेश्चंस में ही लगाना था, सब में नहीं लगाना था, ठीक है। और वो क्या है मैं बता देता हूं। तो पहली चीज तो मैंने आपको ये बताया सीवियल लाइंस होती क्या है। अब सीवियल लाइंस के बाद में अपन लोग इस पे बात करते हैं कि सिविल थ्योरम क्या कहती है ना। थ्योरम का अपन स्टेटमेंट ले लेते हैं पूरा पूरा, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज चलते हैं बिल्कुल। गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, लेट लाइंस एजी बीजी एंड सीजी, ठीक है, आर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस, ठीक है, टू ए कॉमन पॉइंट, जी, ठीक है, टू मीट अपोजिट साइड, टू मीट अपोजिट साइड्स एट कैपिटल एफ डी एंड ई, जी एफ पे। एजी एफ पे क्यों मिलेगी भला? अच्छा ठीक है, ओके, चलो एफ डी ई, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू सिवास थ्योरम, ठीक है। मेरे को इसमें जो मेरे को स्टेटमेंट में जहां मैं अटक रहा हूं, मैं वहां से मैं इसको सही कर लूंगा, चिंता मत कीजिएगा। मैंने स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि इंग्लिश वाइज अपन बिल्कुल करेक्टर से निकले। बाकी थ्योरम जो है बहुत सिंपल है, वो ये कहती है कि जैसे कोई भी एक ट्राइंगल है जिसका नाम एबीसी है ना, आप मीडियन को एक बार के लिए सिवास थ्योरम सिविल लाइन मान लेते हैं मीडियन को। तो हमारा जो मीडियन है वो जाकर के डी पे टकराएगा। तो पहली चीज ए से डी की ओर चले, ठीक है ना, फिर अपन बी से ई की ओर चले, इसका मिड पॉइंट। तो सी जो होगा ना, उससे जाने वाली लाइन ऑटोमेटिकली इसमें से पास आउट हो जाएगी। तो आप जैसे इसमें से पास आउट कराओगे तो वो यहां से गुजरी और जाकर के किस पे टकरा गई? एफ पे। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, आप सोच नहीं सकते। बस आपको एक सिंपल एक फूल बनाना, क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। ए एफ अपॉन एफ बी, क्या बोला मैंने? ए एफ अपॉन एफ बी मल्टीप्लाइड बाई बी डी अपॉन डी सी, BD अपॉन DC मल्टीप्लाइड बाई CE अपॉन EA, मल्टीप्लाइड बाई CE अपॉन EA। जैसे करोगे 1 हो जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। हाँ, ये हर हालत में ट्रायंगल के लिए ही चलती है, ठीक है, ये हर हालत में ट्रायंगल के लिए ही चलती है, ठीक है। नॉट नेसेसरली इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा दिल पे लेने की जगह नहीं है, काम आता है, ठीक है, कभी कभार, बहुत रेयर केस में। हाँ, फ्लावर बनाने का है, ठीक है। अगला इज मेनलॉस थ्योरम, ठीक है। अभी मेनलॉस थ्योरम क्या है?
उस पर भी आ जाते हैं। अब एक मीना-लॉस थ्योरम क्या कहती है? मीना-लॉस थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, मीना-लॉस थ्योरम कहता है कि जैसे एबीसी है ना, ए से कोई लाइन चली, डी पे टकराई, बी से कोई लाइन चली, ई पे टकरा गई। ठीक है, अब बड़े ध्यान से ये बात समझनी है। ठीक है, अब बी से जो लाइन चले ना, ठीक है, वो एफ पे टकराएगी, नो डाउट टकराएगी। ठीक है, एफ पर टकराएगी, लेकिन एफ पे टकराएगी। मैं एक बार के लिए मैं बना देता हूं ना, हालांकि वो ये डायग्राम आप कॉपी नहीं करना, वो एफ पे टकराएगी। मुझे डी ई एफ एक ही लाइन में चाहिए। ठीक है, मुझे डी ई एफ एक ही लाइन में चाहिए। मुझे क्वेश्चन के अंदर जो डी एफ है ना, वो एक ही लाइन में चाहिए, एक ही लाइन में, माने कोलिनियर चाहिए। क्या करा जाए? आपने हिंट किया, मेरा काम बन जाएगा, बस मजा आ जाएगा। आप मुझे बता दो डीएफ को एक लाइन में कैसे लाऊं, बताओ। परपेंडिकुलर? बिल्कुल भी नहीं, नो परपेंडिकुलर, नथिंग। मुझे डीएफ एक लाइन में चाहिए। एक ही लाइन में चाहिए। मुझे डीएफ एक ही लाइन में चाहिए, कुछ भी करके डीईएफ एक ही लाइन में चाहिए बस। अगर डीईएफ एक ही लाइन में आ गया तो क्वेश्चन डन। कोलिनियर चाहिए, कोलिनियर, दिमाग लगाओ। मतलब देखो ऐसा है, ई जो है वो कहीं बीच में है ना, माने ई जो है, पहले पहले हर पॉइंट की प्रॉपर्टी सोचोगे तो समझ में आएगा। पहले प्रॉपर्टी बोलता हूं, शायद आपको रास्ता मिलेगा। ई जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है। ई जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है, हां या ना? कर रहा है ना। अच्छा, डी जो है वो बीसी को डिवाइड कर रहा है, हां या ना? एफ जो है वो ए सी को डिवाइड कर रहा है, हाँ या ना? सब ऐसा डिवाइड कर रहा है ना। हमें डिवीजन नहीं ब्रेक करना, माने वो डिवाइड उसी को करेंगे, डिवाइड इन्हीं को करेंगे, परंतु मुझे तीनों एक लाइन में चाहिए। तीनों मुझे एक ही लाइन में चाहिए, माने मुझे डीई एफ एक ही लाइन में चाहिए और डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे बराबर बोल रहे, पीयूष एकदम सही लाइन बोल रहा है, हर्ष एकदम सही लाइन बोल रहा है, हर्ष एकदम सही लाइन, मतलब ये जो बच्चे सही लाइन बोल रहे हैं बस। लेकिन याद रखना, मैं डिवीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मैं अब तीनों लाइनें गायब कर रहा हूं, ठीक है। अब तेरे सामने मैंने एक पॉइंट डी पकड़ लिया, एक पॉइंट एफ पकड़ लिया, हाँ या ना? क्या डी और एफ एक लाइन में है या नहीं है? लेकिन ई सेम लाइन में नहीं है, सही बात है ना। अब एक काम करते हैं, ई जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, वो करता रहेगा। ए जो है ए बी को डिवाइड करेगा, परंतु इंटरनली ना करके एक्सटर्नली कर देगा, यहां आ जाएगा, यहां। सही बात है। और जिस दिन अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं आराम से डी और एफ को मिलाने वाली लाइन को लेकर चलूंगा और आगे आकर के इसको मिला लूंगा। जहां ये दोनों लाइनें मिलेंगी मैं कह दूंगा ई वहीं आ जा। तो मेरे को क्या, मैं कह सकता हूं कि इस समय पर अब ए बी को ई ने डिवाइड किया एक्सटर्नली, डिवाइड किया एक्सटर्नली। हाँ, बाकी दो में इंटरनली, लेकिन हमने जो डिवीजन वाली बात बोली थी उसमें हमने इंटरनल एक्सटर्नल कहीं नहीं बोला था, इंटरनल एक्सटर्नल कहीं नहीं बोला, हमने कहा था डिवीजन होना चाहिए बस। तो डिवीजन मैंने अपनी तरफ से बना के रखा, ठीक है ना। अच्छा, अब मुद्दे की बात पे रहना, रेडी? सोच लिया था। अब ई ने कैसे डिवाइड किया? एक्सटर्नली। थोड़ी सी देर के लिए मन की आंखों से ई को यहीं रख ले और फ्लावर बना, फ्लावर बनाते हैं। ए ई बाई
ए ई, पहले पढ़ो तो सही, ए ई बाय ई बी, ई से बी की ओर चले ना, ई बी, बात सही है, ए ई बाई ई बी, ई यहां एक्सटर्नल डिवीजन में आंसर नेगेटिव होता है, सही है ना भाई। अच्छा, और दूसरी बात फिर बी डी बाई डी सी, तो मल्टीप्लाइड बाई बी डी बाय डी सी, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल। अच्छा, डी एफ बाई एफ ए, ये बात सही है, सी एफ बाय एफ ए, लेकिन ओवरऑल आंसर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आंसर अब की बार 1 ना बन करके कैसा बनेगा, -1। एरिया नहीं, बस सिर्फ आंसर -1 बन जाएगा। हम इनका यूज ना के बराबर करते हैं, फिर भी कई कई क्वेश्चंस में हमने करा है, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस बहुत प्राचीन काल के पाषाण युग के आसपास के क्वेश्चन है वो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। इन अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, कैपिटल डी डिवाइड्स बीसी इन रेशो, ठीक है, 3:2, ठीक है, कैपिटल ई डिवाइड्स, ठीक है, एसी इन 1:3, ठीक है, लाइन बीडी, लाइन एडी एंड बीई मीट्स, ठीक है, सीएच मीट्स एट कैपिटल एच, सीएच मीट्स, ठीक है, ए बी एट कैपिटल एफ। क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड रेशो इन विच एफ डिवाइड्स ए बी, एफ डिवाइड्स ए बी। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस की दुनिया में। एफ डिवाइड्स ए बी, हाँ भाई चल जल्दी से फटाफट, है ना। ऐसे क्वेश्चन वैसे ही वो मैंने कहा ना 2005 के बाद से जिसमें दर्शन नहीं दिए, पिछले 18 साल से गायब है, हम लोग जबरदस्ती घसीट रहे हैं, कुछ कारण नहीं है इसका मेरे पास में, है ना। एबीसी, हाँ भाई ट्राइंगल एबीसी में कौन किसको डिवाइड कर रहा है, डी डिवाइड बीसी, डी डिवाइड्स बीसी, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है भाई, हाँ एक मिनट, डी डिवाइड्स बीसी इन 3:2, ठीक है। अच्छा अगला एसी ई जो है वो एसी को डिवाइड कर रहा है, ई यहां ले लो 1:3, देखो रुको, नहीं, ए से सी की ओर आते समय ऊपर वाला 1, ए से सी की ओर आते समय, है ना। अच्छा लाइन एडी बीई एक दूसरे को कहां मिलती है, एच पर, चलो ठीक है, सीएच सीवियन लाइन हो गई, सीवियन लाइन होगी ना ऑटोमेटिकली, सीएच डिवाइड ए बी इन एट एफ, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच एफ डिवाइड्स ए बी, हाँ भाई अब पढ़ दे फटाफट से दे, ठीक है। ए एफ अपॉन एफ बी मल्टीप्लाइड बाई बी डी अपॉन डी सी मल्टीप्लाइड बाई सीई अपॉन ई ए बराबर में कितना 1। ए एफ अपॉन एफ बी पता नहीं, एम बाई एन नाम दे दूं, है ना, यही तो निकालना है अपने को, एम बाई एन 3/2 इंटू में कितना 3/1 इज इक्वल टू 1, क्या कहता है, सही है क्या। अब अगर आंसर सही है तो बराबर जा रहा है, आंसर इसका 1:2 है, तो मुझे क्या गलती होगी, आंसर 2/9 आ रहा है देखो, वो तो तभी आ सकता है जब 3:1 है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में एरर है मेरे, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में एरर है, डोंट वरी, मैंने भी चेक किया 3:1, तो 3:1 होते ही यहां पे भी, ठीक है 3:1 सही है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3:1, ओ 1:3, ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 कट गया 1/2, सही है, तो आंसर हो गया 1/2, सही है आंसर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन में ही एरर थी अपनी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक बहुत ही काम की चीज जिसके ऊपर बात करनी थी वो अब मैं उठा रहा हूं, उसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। नहीं नहीं, वो मेरी गलती थी, उसमें 3:1 है, मैंने 1:3 लिख दिया था। हाँ भाई, आंसर बात है। हाँ भाई, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहता आप? कुछ याद है कि आज ही हमने इस पे बात करी थी कि अगर 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 5c वेक्टर इक्वल टू 0 था, कुछ याद है? इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर। जहां पे हम क्या कह सकते हैं कि 2, 3 और -5 ये क्या चीज है? मैंने क्या बताया था, इनका क्या वर्ड यूज करा था? स्केलर्स। यस, स्केलर्स। तो इसका मतलब स्केलर और वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अगर ये वाली बात सही है तो इसीलिए लोगों ने एक डेफिनेशन बनाई, इफ a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर, an वेक्टर आर वेक्टर्स, आर n वेक्टर्स, are n vectors and lambda 1, lambda 2, lambda 3 data dash lambda n are n scalars, then उस केस में lambda 1 a1 प्लस lambda 2 a2 प्लस में lambda 3 a3 data dash lambda n an is linear combination of vectors। ठीक है, is linear combination of vectors। हाँ भाई, आंसर 2:1 है। आंसर 2:1 है, वो मैंने भी चेंज नहीं करा उसको। हाँ हाँ सही है, 2:1। क्यों ऊपर जाएगा बताओ? कौन सा 2 नीचे? 3 काटा तो 1/2 आया, तो 2:1 क्यों बोल रही है? किधर? उधर चला जाएगा, पक्की बात है? यहां यूं करना है क्या? नहीं, इजिकल 1 तो m/n इजिकल टू में कितना? 2/1 यूं कह रहे? अच्छा चलो, मेरे को लगा तू भी चकरा गया। अरे मैं मजाक कर रहा हूं यार, तुम लोग भी ना सीरियस ही होते हो, परेशान हो जाते, परेशान, सीरियस नहीं होते, परेशान हो जाते, परेशान। तो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन माने आसान शब्दों में बोला जाए तो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन का सम अप होना इज लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है ना भाई, इज लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी ने ये कह दिया पॉइंट नंबर 3 कि अगर किसी ने कहा सी वेक्टर इज इक्वल टू में एक्स ए वेक्टर प्लस में वाई बी वेक्टर प्लस में जेड सी वेक्टर, जेड डी वेक्टर, ठीक है ना, तो हम यहां से बोल सकते हैं कि हेयर सी वेक्टर इज इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, एंड डी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर। आसान बात है, नहीं ये तो मुश्किल नहीं है ना, बस ये इसकी लैंग्वेज सुनने में पहली बार लगता ना तो लगता मुश्किल है, लेकिन है नहीं, एक्चुअली बहुत बच्चों वाली चीजें चल रही हैं। ओके क्लियर, आई थिंक ये वाली बात समझ सकते हैं। अच्छा, अब जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन की बात पे दो बातें समझनी है आपको, ठीक है। यहां हम लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ने के पीछे हमारे दो मुद्दे हैं। दो मुद्दे कौन कौन से हैं कि जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 दिया जाएगा तो उससे दो बातें प्रकट होंगी। एक होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, एक तो ये आएंगे, है ना, कब आएंगे क्या आएंगे वो बताऊंगा, और एक आ सकते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब तब कौन सा आएगा? पहली बात करते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो अगला टाइटल लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, इस पे आ जाते हैं, या इंडिपेंडेंट वेक्टर लिख भी सकते हैं, जो आपको जैसी इच्छा हो वैसा कर लेना, ठीक है। लिख लिया? लिखने के बाद में
अरे मैंने तो बात छोड़ दी बीच के अंदर। ओके, तो सबको लगा कि हो गई कि बात खत्म। नहीं नहीं, मेरे को लगा इसके बाद तो तुम संभाल ही लोगे। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है ना, अगर कभी ऐसा हो जाए कि λ1 a1 वेक्टर, λ2 a2 वेक्टर, λ3 a3 वेक्टर, और देखो इसके है ना बकवास में मत आना, ठीक है। an वेक्टर ये कॉपी में लिखना अलग होता है, समझना अलग होता है, ठीक है ना। अगर कभी भी आपको लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दे रखा है, ठीक है ना, और साथ में आपको ये पता चलता है कि λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 डेड डैश λn का सम अगर 0 आ रहा है, तो तुरंत समझ जाना कि फिर a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर, डेड डैश an वेक्टर, ठीक है ना, आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है ना, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये तो अब पहली डेफिनेशन। अब ये मुद्दे की बात है सर, ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है क्या है? तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है कोलिनियर या कोप्लेनर, कोलिनियर या कोप्लेनर, ठीक है। तो आईटी वालों ने एक बढ़िया तरीका पकड़ रखा है आपको कंफ्यूज करने का। जैसे कोई 12th पास बच्चा है जिसने कभी भी कुछ गहराई से कभी कोचिंग नहीं करी ना, तो उनको कैसे कंफ्यूज किया जाए, या फिर भाई उसको तो एनसीईआरटी पढ़ के आएगा तो उससे कोप्लेनरिटी की नॉलेज होगी बहुत अच्छे से, तो कैसे आखिरकार उसकी नॉलेज के बावजूद उसे फेल करा जाए, ठीक है ना। उसे बस अब एक शब्द बदल दिया, कोप्लेनर बोला ही नहीं, लीनियरली डिपेंडेंट बोल दिया। लीनियरली डिपेंडेंट बोलते अगला उलझ गया, उसने तो कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा था। हाँ, तो आपको यहां पे समझना है कि नहीं, इस जगह पर समझदारी क्या है कि जो कोप्लेनर या कोलिनियर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर 0 आ गया था, आया था ना। सेम वैसे ही है, अगर कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 दे रखा है और लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर का सम 0 आ जाए, तो तुरंत समझ जाना कि सारे वेक्टर आपस में लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, पहली चीज। अच्छा, अब आते हैं अगला पॉइंट है ना, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर ली, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो सुनना, अगर λ1 a1 वेक्टर, λ2 a2 वेक्टर, डेड डैश λn an वेक्टर का सम अगर 0 दे रखा है, और आपको पता चला कि ये 0 देने की वजह, ये जो 0 आया ना, सम जो 0 आया है, इसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। λ1 λ2 λ3 से लेकर के जितने भी स्केलर थे वो सबके सब 0 थे, उस वजह से कॉम्बिनेशन 0 आ गया। तो फिर आप मुक्ति दे देना, ठीक है ना। किसको मुक्ति दे देना? कि सारे वेक्टर्स तुम सब फ्री हो जाओ, ठीक है। देन a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, डेड डैश an वेक्टर आर li वेक्टर्स। तब ये li वेक्टर्स कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। हाँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। देखो ये सारी बातें एकदम लाइन से फर्जी हैं, आपको पता है ये सब फर्जी बातें हैं। जब तक क्वेश्चन के अंदर नहीं बैठेगा ना, कोई मतलब नहीं है इन्हें, है ना। ठीक है आशीष, आगे से ध्यान रखेंगे इस बात का। हाँ भाई, क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर के नाम पे दे रखा है 4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप, ठीक है। और सी वेक्टर के नाम पे दे रखा है आई कैप प्लस में अल्फा जे कैप प्लस में बीटा के कैप, ठीक है। आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। एंड साथ में दे रखा है मॉडुलस सी बराबर √3, फाइंड अल्फा कॉमा बीटा, फाइंड अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुश्किल से आपका 30 सेकंड ले रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। एलडी वेक्टर से, एलडी वेक्टर का मतलब कोप्लेनर, कोप्लेनर होते डब्बा 0, माने 1 1 1 4 3 4 1 अल्फा बीटा, इन सब का सम कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें 3 बीटा, ठीक है, प्लस 4 प्लस 4 अल्फा, ठीक है, माइनस यहां से देखा जाए तो 3, ठीक है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस का 4 अल्फा प्लस का 4 बीटा, ये सब 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 4 अल्फा से कट गया, और यहां से कितना रह जाएगा? माइनस का बीटा
और प्लस का 1 बराबर 0, माने बीटा की वैल्यू 1 आ गई। एक काम खत्म हो गया डेल्टा से तो। अच्छा दूसरी चीज, ये तो हुई पहली चीज, दूसरी चीज इसने बड़ी इंटरेस्टिंग सी दी है, मॉड सी की वैल्यू √3 है, सही है। तो इसको जल्दी से वैल्यू बता दे, मॉड सी कितना होगा? प्लस बीटा अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना? √3। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे 1 रख दूं, 1 प्लस 1 बराबर 3 कर दूं, अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा? 1, माने अल्फा की वैल्यू +-1, सही है। तो अल्फा इज इक्वल टू +-1 एंड बीटा इज इक्वल टू दिस। तो आंसर हो जाएगा 1 1 या -1 1, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये किसी टाइम पुराना आईटी का क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को लेकर के डीपीपी रिलीज हो गई है, वो जरूर करके रख लेना आप, डीपीपी है ना।